हाँ जी बच्चों, देखो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे अपने पास में ये आधार ऑथेंटिकेशन। और आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर वैसे तो हमने दोनों केसेस कर लिए थे, लेकिन फिर भी एक बारी मैं आपको ये थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं कि आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर है क्या। पहले तो समझो इस चीज को कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। ऐसा है, मान लो हमारा ना ये एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ था पहले से। वी आर इन ओल्ड बिजनेस, वी वर इन ओल्ड बिजनेस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओके। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर है ना, इन्होंने क्या जोड़ दिया कि जीएसटी के साथ में हमारे को आधार ऑथेंटिकेशन भी होनी चाहिए, आधार भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि वो क्या कहते हैं आपको कि अपने आधार को पैन कार्ड के साथ में जो है लिंक करवाओ, अपने आधार को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवाओ। मतलब आधार कार्ड हमारा एक आइडेंटिफिकेशन है। तो हम चाहते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ में आधार भी जुड़ जाए। तो पहला वाला केस क्या है कि जहां पे ओल्ड बिजनेस था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन आधार इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, अपना आधार इसके साथ लिंक करवाना पड़ेगा। तो ये है ऑल एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, पहला केस तो ये है हमारे पास। अच्छा सर, चलो आगे देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, समझते हैं चीजों को कि इसके अंदर होता क्या है। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास में थे उनका आधार ऑथेंटिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो वो क्या करेंगे अपने पास में, वो एक काम करेंगे, उनको आधार ऑथेंटिकेशन करना है तो उनको फर्निश्ड करना पड़ेगा क्या, प्रूफ ऑफ आधार नंबर। जाहिर सी बात है उनके पास में आधार कार्ड होगा, तो वो क्या करेंगे, भाई लोगों ने बाद में आधार कार्ड तो बनवाई है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा मेरे पास आधार कार्ड तो है लेकिन आज तक लिंक नहीं था ये नए बिजनेस के, मेरे पुराने बिजनेस के साथ में। तो उन्होंने अपना आधार कार्ड नंबर दे दिया। और वो कैसे देंगे, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पे देंगे और विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट देंगे। ये ऐसा क्यों लिखा है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं चीजें, इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है। तो वो जो उनका पहले से रजिस्टर्ड है उस बिजनेस के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए वो क्या दे देंगे, अपना आधार कार्ड नंबर दे देंगे। ओके, अब पहली तो बात ये होती है कि उनके पास आधार होगा, और दूसरी बात उठती है कि हो सकता है उनके पास में आधार ना हो, उन्होंने ना बनवाया हो अभी तक। तो वो क्या करेंगे, वो अपना कोई और वेरिफिकेशन करवाएंगे, किसी और तरीके से वेरिफिकेशन करवाएंगे। मतलब बेसिकली हम आधार को क्यों जुड़वा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हाँ ये सेम पर्सन है। ठीक है, तो पुराने लोगों को भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया सर, आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड था तो उसने दे दिया, और अगर नहीं था तो हम किसी और तरीके से उसको करेंगे। अब ये कोई और तरीका और कोई मैनर क्या होता है ये भी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन था वो आधार अपना दे देगा, तो उसके आधार को कनेक्ट करके और एक नया क्या नाम है जो रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन तो उसका वही रहेगा, उसके अंदर आधार लिंक हो गया होगा और वो आपको वैलिडेट बता देगा और ये लिंक होकर हो जाएगा विद इन टाइम पीरियड जो भी है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता और वो किसी और तरीके से अपनी वेरिफिकेशन करवाता है, तो फिर हमारे पास में क्या होता है, इफ रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू कंप्लाई। अच्छा, उसने अगर करवा दिया, उसने अगर अपना आधार दे दिया या फिर किसी और तरीके से करवा लिया तो ठीक है। अगर वो इन चीजों में फेल्ड हो जाता है, नहीं करवाता, वो अपना ये काम नहीं करवा सकता, तो क्या मान लिया जाएगा कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो इनवैलिड मान लिया जाएगा। है सर, इसका मतलब आज से पहले जो उसका बिजनेस चल रहा था और जो रजिस्टर्ड पर्सन था वो, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे क्योंकि आज वो अपना आधार नहीं दे पाया। जी बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, और सारे के सारे लॉ उसके ऊपर ऐसे एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे कि वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन था, यानी कि वो आईटीसी नहीं क्या नाम है क्लेम कर सकता अपने द्वारा की गई परचेजेस का, और किसी से आउटवर्ड टैक्स नहीं ले सकता। तो ये चीजें उसको, इन चीजों का सामना करना पड़ेगा अगर वो अपना आधार नहीं देता या फिर किसी दूसरे तरीके से अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाता। अच्छा, ये जो दूसरा तरीका है ना, ये भी फॉर द टाइम बीइंग ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबा हम इसको छोड़ देते हैं कि चलो इस तरीके से नहीं। मतलब आप ये मत समझ लेना कि अगर आधार नहीं है तो आप क्या नाम है किसी और तरीके से अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो, मैंने ऐसा नहीं कहा।
फॉर द टाइम बीइंग, अब एक सोच करके देखो इस बात को कि मान लो एक पर्सन है, मान लो एक पर्सन है, ठीक है जी, ये मिस्टर एक्स है, एक पर्सन है, इनके पास में आधार नहीं था, तो इनको क्या बोला जाएगा, सर आधार के लिए अप्लाई करो, और फिर जब आधार बन करके आ जाए तो उसको हमें दे दो, और जब ये आधार के लिए अप्लाई करेंगे तो ये इनको एक रिसीट मिल जाएगी, इनको एक रिसीट मिल जाएगी कि हाँ सर, या फिर एक चालान मिल जाएगा कि इन्होंने आधार के लिए अप्लाई कर दिया है, अभी 30 दिन लगेंगे या जो भी टाइम लगना है वो लगेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग ये उस जो चालान को है इनके सामने दिखा सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो लिखा हुआ है ना, रजिस्टर्ड पर्सन के पास में अगर आधार नहीं है या फिर वो दे नहीं सकता, तो वो ऑल्टरनेटिवली कुछ और कर लेगा, वो कुछ और जो है ना, वो कुछ और आधार की प्रोसेस को दिखाना ही है। तो अगर नहीं है तो आपको उसको करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी है ये, मतलब करवाना ही करवाना है, आधार जो है ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई हमारे पास में एग्जिस्टिंग की। अब नए लोग कौन होंगे? अब आप एक बात सोच करके देखो, एक बात सोच करके देखो कि जब आप किसी भी चीज को, मान लो किसी भी चीज के अंदर कोई भी अमेंडमेंट हो गई है, मान लो किसी भी चीज के अंदर कोई भी अमेंडमेंट हो गई है, उन्होंने कोई नया रूल जोड़ दिया है आप लोगों के लिए, तो अब वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना फॉर्म ही चेंज कर दिया, यानी कि जाहिर सी बात है कि आज से पहले जितने उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिए होंगे उन रजिस्ट्रेशन के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन आज इन्होंने ये अपना फॉर्म बनाया हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे एक नया कॉलम बनाया दिया गया होगा ए का, आधार ऑथेंटिकेशन का, कि यहाँ पे आप अपना आधार जो है वो ऑथेंटिकेट करवाओ। अब यहाँ पे यस या नो दो ऑप्शन होंगे, जैसे आपके किसी भी फॉर्म के अंदर होते हैं। अगर आप ऑप्ट कर देते हैं यस के लिए तो क्या होगा, अगर आप नो कर देते हैं तो क्या होगा, यही प्रोसीजर हमारे को पढ़ना है। यानी कि ये पर्सन कौन है, ये एग्जिस्टिंग नहीं है, ये नया है, न्यू एप्लीकेंट है। अभी जाकर के क्लास के बाद आप एक काम करना, मैं लिंक शेयर करूंगा आपको, आप करना जी, वहां पे जाकर के देखना, वहां पे ना आपको फॉर्म दिखाई देगा, वो फॉर्म दिखाई देगा तो ये आधार ऑथेंटिकेशन का वहां पे एक बटन होगा, ऑनलाइन बटन, तो उसके अंदर आप यस या नो करेंगे। अब देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि अगर आप एक न्यू एप्लीकेंट हैं, वेयर एन एप्लीकेंट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि यस नो का बटन दिया हुआ है ना, ठीक है, तो आपने ऑप्ट कर लिया या फिर आपने ऑप्ट नहीं किया। अच्छा सर, अभी तो आप कह रहे थे कि ये मैंडेटरी है, ऑप्ट आउट करने से भी कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, अल्टीमेटली इसको अपना काम करना पड़ेगा। अभी प्रोसीजर सुनोगे तो समझ में आएगी ये बात। तो दूसरे वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि पर्सन फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अब इसके अंदर क्या रीजन हो सकते हैं? देखो, अगर तुम्हारे पास में, तुम एक नए एप्लीकेंट हो, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और नए एप्लीकेंट हो और तुम्हारे पास में क्या नाम है, अपना आधार कार्ड है, तो तुम्हें डर क्यों लगेगा यस का बटन दबाते हुए? तुम कहोगे हाँ ठीक है सर, मेरे पास आधार कार्ड है, ये लो, तुमने बोला कि यस आई वुड लाइक टू ऑप्ट आधार ऑथेंटिकेशन, नाउ दिस इज माय आधार नंबर, और आप वहां पे फिल कर दोगे और काम पूरा हो जाएगा, तो उसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में, अगर आपके पास में आधार नंबर ही नहीं है, या फिर आधार नंबर तो है, वो आपने ठीक से भरा नहीं है, या फिर ऑप्ट आउट कर दिया आपने किसी भी तरीके से ध्यान में रखते हुए कि हम ये काम पूरा कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आप फेल्ड हो जाओ आधार ऑथेंटिकेशन करने में, और या फिर आप ऑप्ट आउट कर लो, क्योंकि आपको पता है आपके पास में आधार कार्ड है ही नहीं। तो लेकिन यहाँ पे दोनों ही केसेस में है कौन, ये नए लोग हैं। तो मैं ना सबसे पहले एक एक करके काम करते हैं, जल्दी नहीं मचाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एक ऐसा बच्चा जो कि एक नया, एक ऐसा बच्चा नहीं, एक ऐसा डीलर जो कि एक नया रजिस्ट्रेशन ले रहा था और उसने ऑप्ट कर लिया आधार ऑथेंटिकेशन को, ठीक है सर। तो अब ये क्या करे? कुछ नहीं करे, करना क्या है, बहुत ही आसान है। वो कहते हैं कि जी, ही शैल while submitting the application for registration undergo AA, यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन। तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, अपना आधार कार्ड जो है वहां पे डाल देगा, आधार कार्ड नंबर वहां पे डाल देगा, और अब क्या होगा, अब एक काम होगा, अब एक काम होगा कि 15 दिनों के अंदर अंदर वो जो है, वो जो
15 दिनों के अंदर अंदर जो है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सच केस विल बी अर्लियर ऑफ दीज 2 days। यानी कि हमने ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाल दिया था, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाल दिया था, इसकी एप्लीकेशन डाल दी थी, और वो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब मानी जाएगी? सबसे पहले तो ये बोला हुआ है कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, ऐसा क्यों मैंने बोला गया, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था ना चैप्टर के अंदर आईटीसी के अंदर, क्योंकि हमारे को आईटीसी के लफड़े हो जाते हैं कई बार, हम कहते हैं कि जी हमने आगे 30 दिनों के अंदर अंदर वो काम किया या नहीं किया, और अगर पहले से क्या नाम है एप्लीकेबल हो जाता है, अगर 30 दिन के अंदर अंदर हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया होता है, तो जो पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उन चीजों के लिए ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। कहते हैं आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब मानी जाएगी, कब मानी जाएगी? कहता है जब की, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा हूं कि आपने सबमिशन की है, वो कब मानी जाएगी? वो मानी जाएगी जी डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर 15 दिन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GSTR नंबर 1। यानी कि ये पार्ट बी के अंदर आता है ना ऑथेंटिकेशन, जो आधार ऑथेंटिकेशन होता है, इसलिए हमने इसको पार्ट बी का नाम दिया। ठीक है, तो इन डेट्स में से जो भी डेट्स अर्लियर होगी, इन डेट्स में से जो भी डेट्स अर्लियर होगी, उस डेट को आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मान लिया जाएगा कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे किया। बेसिकली हम इस डेट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अगर सोच करके देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे पैन कार्ड के साथ में ऐसा हो चुका है अगर आप लोगों को मालूम हो तो, अब 1000 रुपए की पेनल्टी के साथ में आधार ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है पैन कार्ड का। तो अगर हम किसी तरीके की कोई पेनल्टी लगाना चाहते हैं, तो वो पेनल्टी कब से चालू होगी, ये पता लगाने के लिए हमारे को इन दोनों डेट्स को जो है बनाना पड़ेगा। यानी कि बनाना पड़ेगा मतलब इस चीज का हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं, कि डेट ऑफ सबमिशन क्या है एप्लीकेशन की, तो वो एप्लीकेशन सबमिशन की डेट कौन सी मानी जाएगी? डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, जब आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, या फिर 15 दिन जब से आपने सबमिशन किया था, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, अब क्या होगा? वो चेक भी तो करते हैं ना अपने पास में, आपने तो सबमिट कर दिया कि मेरा ये आधार नंबर है, आपने सबमिट कर दिया, आपको ओके लिखा हुआ आ गया कि आपने सक्सेसफुली ये काम कर दिया। ठीक है, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद में अब क्या होगा आगे? वो अपने पास में चेक करेंगे। वंस आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन सक्सेसफुली वैलिडेट्स लिखा है, वैलिडेट्स का मतलब क्या है? हाँ, सब कुछ ओके हो गया है, तो फिर आगे की प्रोसेस चलने लगेगी। 7 दिनों के अंदर अंदर आपके जो है एप्लीकेशन, जो भी 7 दिन थे उसके अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है जी, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा विद आधार नंबर, यानी कि जिसके अंदर आपका आधार नंबर होगा। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हिम विल नॉट बी मार्क फॉर मैंडेटरी वॉइड साइट विजिट, जरूरी नहीं है हमारे को, अनलेस पीओ मतलब बोलो प्रॉपर ऑफिसर, जैसे कि असेसिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, अनलेस प्रॉपर ऑफिसर रेजिंग शो कॉज नोटिस विद इन 7 days। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपने आधार की इंफॉर्मेशन उनको दी, उन्होंने चेक की, उन्होंने चेक करने के बाद में 7 दिनों के अंदर अंदर आपको आधार से जुड़ा हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया, या फिर उन्होंने क्या लगा दिया? एक शो कॉज नोटिस लगा दिया कि जी हमें तो कुछ काम जो है इसके अंदर गड़बड़ी लगी है, कुछ खराब चीज लगी है। तो क्या होगा? फिर आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, किसके लिए? शो कॉज नोटिस के लिए। किसके द्वारा? पीओ के द्वारा। पीओ क्या कहेगा आपको कि जी देखो, मैंने तो आपके बोलने पे इसको चेक किया, लेकिन ये मेरे को सही नहीं लग रही जानकारी, तो 7 दिन के अंदर अंदर आप जो शो कॉज नोटिस के अंदर, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, कई बार क्या होता है हमारा ना गलत हाथ दब जाता है। मान लो 78 था, हमने 88 दबा दिया आधार कार्ड नंबर के अंदर। ठीक है जी, ये नंबर दे दिया हमने, तो यहाँ पे हमें तो लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वहां से जब वो उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए वो हमारे को क्या कहेंगे? जी आपने हमें नंबर जो है ना वो सही नहीं दिया, और जब आपने हमें नंबर सही नहीं दिया तो इसको 7 दिनों के अंदर अंदर ठीक करके दो, वरना हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो अगर वो चाहे 7 दिनों का शो कॉज नोटिस हमें दे सकते हैं, 7 दिनों के अंदर हम उनसे दोबारा से इंटरेक्ट करेंगे, और फिर अगर हमारी दी गई जानकारी से वो संतुष्ट है तो वो हमारे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिसके अंदर आधार ऑथेंटिकेशन हुई मानी गई है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है?
Note, if applicant is not assigned Aadhaar, he shall be offered alternate and viable means authentication in prescribed manner. सर ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी लिखा हुआ था, है ना? यही लाइन सीधा यहाँ पे भी लिखी हुई थी। तो इसका मतलब क्या है? आओ इसका मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि एक चीज को ज्यादा देर तक पेंडिंग डाला जाता है ना, तो हमारा दिमाग ना टकटकी बजाने लग जाता है उसके लिए कि यार इसमें क्या लिखा हुआ, पहले इसको तो पता कर लें। तो दरअसल मैंने जैसे भी आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले ना, कि ऐसा नहीं है कि हम उसको आधार कार्ड लिए बिना छोड़ देंगे। सामने वाले पर्सन ने अगर किसी तरीके से अपना आधार कार्ड नहीं दिया, जो हम उससे मांग रहे थे, उसने हमें अपना आधार कार्ड नंबर नहीं दिया, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम उसको कहेंगे जाओ जाकर के अप्लाई करो, अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो आओ देखता हूं, दिखाता हूं तुम्हारे को कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? कहां गया कहां गया कहां गया? शायद यहां से कहीं डिलीट हो गया, फिर भी मैं चेक कर देता हूँ। हाँ शायद इधर से क्या नाम है इसका, मतलब लिखा हुआ था मैंने। और चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ इसको, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, ऑल्टरनेट क्या हो सकता है उसका? उसका ऑल्टरनेट ये हो सकता है, आप ध्यान से सुनना एक बारी मेरी बात को। वैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बोला, लेकिन फिर से सुन लीजिए। ठीक है, ये एक पर्सन था, पर्सन के पास में आधार नहीं था। ठीक है, नॉट हैविंग आधार। ठीक है जी। तो सर फिर इसने ऑप्ट इन क्यों किया था? भाई कर दिया उसने ऑप्ट इन। ठीक है, तो ऑप्ट इन करने के बाद में उसको पता लगा मेरे पास आधार तो है ही नहीं, या फिर मेरे पास जिस शहर में मैं बैठा हूं उस टाइम पे ये आधार नहीं है। तो वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? उसके पास में नहीं था वो उस टाइम पे, क्योंकि उसको ये था कि मेरे से मांगा जा सकता है, उसको नहीं पता था। चलो खैर जो भी कुछ था, तो ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? उससे ना आधार के लिए अप्लाई करवाया जाएगा। अप्लाई करो आधार। ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा? अप्लाई करो आधार। वो अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के साथ ही ना एक रिसीट उसको मिलेगी। अगर उसने अप्लाई कर दिया, अपनी डिटेल्स दे दी कि जी मैं यहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो उसको ना जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक क्या नाम है, उसकी रिसीट मिलेगी। जब वो फॉर्म वगैरह फिल कर देगा या जिस भी तरीके से जो भी काम करना होगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक जो नंबर दिया हुआ होता है ना, वो नंबर दे देगा। वो नंबर दे देगा कि सर मेरा आधार के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, ये प्रोसेस में है, जब बन जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो वो उस टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं कि अगर आपने फॉर द टाइम बिंग अभी नहीं दिया, लेकिन आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। और इसके लिए फिर फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह भी हो जाती है हमारे पास में, कि वो आते हैं आपके पास में, देखते हैं कि हाँ जी जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर लिखा है वहां पे वो है भी सच में या नहीं है। और बाकी सारे जो है वो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, ये तो आपने हमें दिखा दिया कि ये आधार की स्लिप आपके पास में है, लेकिन जरा दिखाओ, जरा अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो, जरा दिखाओ अपना कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर पुराना है तो वो दिखा दो, कोई बैंक अकाउंट डिटेल मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हो आपसे। अच्छे जी, ओके। अच्छा एक बात मैं बताना चाह रहा था आपको यहाँ पे, कि क्या होगा, किस तरीके से किसका आधार कार्ड मांगा जाएगा। अब आपको ये लगता है हमेशा हर बिजनेस तो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं होता ना। यानी कि अगर मैं बोलूं कि दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन जो है वो एक रजिस्टर्ड हमारे पास में सर्विस प्रोवाइडर है, तो किसका रजिस्ट्रेशन लगेगा यहाँ पे? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है सर, दिवाकर तंवर का लगेगा। लेकिन क्या होगा इंडिविजुअल के केस में? तो इंडिविजुअल का लग जाएगा।
लेकिन अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर का आधार कार्ड लगेगा, जो कि होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर हो। पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो ऑथराइज पार्टनर्स या पार्टनर का लगेगा, या फिर किसी और केस में ऑथराइज सिग्नेटरी जो है हमारे पास में उसको रखा जाएगा, जो चेयरपर्सन वगैरह होते हैं कई बार। अच्छा, तो ये इस तरीके से काम करते हैं। चलो, ये तो हो गया कौन, ऑप्ट इन वाला। अब ऑप्ट आउट वाले के साथ में क्या करेंगे हम, जिसने कि या तो आधार देने में फेल्ड हो गया या फिर उसने ऑप्ट आउट कर लिया, उसने क्या बटन दबा दिया, नो। जैसे कि इसको ये लगा कि हम इसको छोड़ देंगे बाद में, नवाब लोगों की तरह इसने क्या कर दिया, हमने बोला आधार ऑथेंटिकेशन अभी करवाना चाहते हो, तो इसने बटन दबा दिया कौन सा, नो वाला, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे कि ये मैंडेटरी नहीं था। चलो जी, अगर इसने नो दबा दिया तो अब इसके साथ में क्या होगा, आओ देख लेते हैं। कहते हैं जी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ना रजिस्ट्रेशन दे देंगे। है सर, आधार कार्ड के बिना रजिस्ट्रेशन दे दोगे? हाँ, लेकिन आधार कार्ड के बिना वाला रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसका मतलब अब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस तो होगा इसका, लेकिन उसके अंदर आधार नहीं होगा। और फिर ये वहीं से ही आ जाएगा, नीड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, नीड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि उसको वो बार बार प्रॉम्प्ट आता रहेगा। जैसे कि मान लो आपके पास में क्या होता है, आप अपने मोबाइल में या फिर किसी तरीके से ये लैपटॉप के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं जिसकी की ड्यू डेट आ गई होती है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते रहते हैं, तो वो आपको पहले से प्रॉम्प्ट देने शुरू कर देता है कि देखो जी ये काम गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है। ठीक इसी तरीके से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन अब इसको परेशान करते रहेंगे कि अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाओ, तो उसको ना रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा जी, अब ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर उसने ऑप्ट आउट कर लिया या फिर फेल्ड हो गया अपनी इंफॉर्मेशन देने के, तो उसको रजिस्ट्रेशन शेल बी ग्रांटेड विद इन 30 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, उसका बन करके आ जाएगा 30 दिनों के अंदर अंदर। अच्छा, ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल सच डॉक्यूमेंट एज पीओ में डीम्ड फिट, यानी कि हम उसको 30 दिनों के अंदर अंदर ऐसे ही नहीं दे देंगे, 30 दिनों के अंदर अंदर देने के लिए भी हम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं अभी आपको बता रहा था कि वो आपके पास आते हैं और आकर के आपका चेकिंग करते हैं कि हाँ सच में यहाँ पे इस सर जगह पे आपकी दुकान वॉइस है या नहीं है। अटक रही है। हाँ जी, आपकी वॉइस अटक अटक के आ रही थी सर अभी, बहुत ज्यादा समझ नहीं बेटा आ मेरी रही। आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों को? सर मेरे यहाँ तो बहुत अटक गई थी। बच्चे मैं ना यहाँ से अपने यहाँ से क्या नाम है तो ठीक बोल रहा हूँ, और मेरे पास नेटवर्क भी ठीक है। बाकी किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? बोलो बच्चों। हाँ जी, तो हम उसको क्या नाम है 30 दिनों के अंदर अंदर सर्टिफिकेट दे तो देंगे, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लेकिन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि सही लगता है, यानी कि बेसिकली उसकी जगह पे, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे कौन जाएगा जी, हमारा पीओ जाएगा, और पीओ जाकर के वेरिफिकेशन करेगा, उसको बताएगा कि भाई हाँ बाकी डॉक्यूमेंट भी उसको देने, दिखाओ मैं आपके यहाँ पे मैं आया हूँ तो मुझे जरा दिखाओ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने, तो वो उस हिसाब से उसकी जो है वो डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे उसको। अच्छा, चलो खैर आगे चलते हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, इन सच notice seeking clarification, in such cases noting seeking clarification and information of document from the applicant may be issued by PO। अब देखो हुआ क्या, वो वेरीफाई कर रहा था प्लेस को और डॉक्यूमेंट्स को, है ना। अब उसको कुछ दिक्कत लगती है, नहीं यार अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो इस पर्सन को अभी रजिस्ट्रेशन नहीं देना चाहिए। तो उसने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, उसने क्या बोल दिया कि सर सुनो मेरी एक बात, ये जो आपके डॉक्यूमेंट आप शो कर रहे हो ना मेरे को, इसकी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन, जो भी वो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ हो उससे रिलेटेड, या फिर किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन अगर वो मांग रहा है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो उसको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। ठीक है जी, प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे 30 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन अटका हुआ है,
वो आता है आपके पास में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, और उसको लगता है कि वो आपने ठीक से उसको सेटिस्फाई नहीं किया है, तो वो 30 दिनों के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है इसको लटका सकता है और आपसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। ठीक है, तो देखो आप तीनों केसेस में एक ही बात देख रहे हो। अगर आप देखो ध्यान से तो तीनों केसेस में एक ही बात देख रहे हो, चाहे ये एग्जिस्टेंस वाला था, चाहे ये ऑप्ट इन वाला था, चाहे ऑप्ट आउट वाला था, चाहे ऑप्ट आउट करके रजिस्ट्रेशन 30 दिनों के अंदर लेने वाला था, आधार ऑथेंटिकेशन के बिना काम नहीं चलेगा। सारी जगह पे एक ही चीज चल रही है, तो कॉमन यही है इसके अंदर। तो इट्स बेटर कि हमारे को जो है वो ले लेना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो पीओ हमारे पास में वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आते हैं वो एसी की रैंक से नीचे नहीं होते। अच्छा खैर, आगे चलते हैं जी। अब देखो, अब यहाँ पे ना हम ये कहते हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन तो हमें करवाना है, वैसे ये बात मैं आपको बीच में बोल चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बीच में बता देता हूं कि आधार ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाता है, क्या 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 करना पड़ता है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम है क्या? कुछ नहीं है सर। हमारे को अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए जीएसटी के अंदर सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन लिंक होता है, उसके अंदर अपने मोबाइल के ऊपर उसका उसका जो लिंक है वो अपने क्या नाम है मोबाइल, उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर देना होता है, और वो मोबाइल नंबर हमारे क्या होता है, लिंक्ड होता है किससे, क्या नाम है, आधार से। तो वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, जैसे कि मान लो आप क्या करते हो, आपने जी पेमेंट की, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपने ना एक ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर टू जोमैटो, जिससे आप गंदा गंदा खाना मंगवाते रहते हो, ठीक है, या फिर किसी भी को, तो ना वो यहाँ पे ना आपका एक समरी जनरेट कर देता है कि आपने ये चीजें ऑर्डर की हैं। अब पे का ऑप्शन पे जाता है वो पे, तो आपने गेटवे खोला, आपने जैसे ही पे को दबाया उसने गेटवे खोल दिया आपके पास में, और गेटवे खोलने के साथ में ना उसने बोला आपका कि ये आपका डेबिट कार्ड नंबर इसके अंदर डाल दो, यानी कि एटीएम कार्ड या कुछ कुछ वेरिफिकेशन कोड वगैरह सब चीजें। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन है ना ऑलरेडी आपके मोबाइल के साथ में रजिस्टर्ड होती है ना। तो जैसे ही आप कहते हैं ओके, यहाँ पे सारी डिटेल्स डालते हैं वो और दबाते हैं ओके, तो एक ओटीपी आपके पास में आता है। अब ये स्क्रीन चेंज हो जाती है, स्क्रीन चेंज होकर के यहाँ पे ना ऐसे आ जाता है, लिखा हुआ आ जाता है कि आपने ऑर्डर किया था और ये आपसे कुछ पैसे मांग रहे हैं, इसमें दिया हुआ 4 डिजिट का ओटीपी नंबर दे दो। तो आप यहाँ पे ना जो मोबाइल पे आपके आया हुआ होता है नॉर्मल मैसेज के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर नहीं दुष्टो, ठीक है, तो नॉर्मल मैसेज के थ्रू जो भी ओटीपी आया हुआ था आप उस ओटीपी को डालते हैं, आपका ऑर्डर जो है एक जो ऐसे गोल 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 2 मिनट के लिए घूमता है और फिर ओके हो जाता है। यही होता है ना। ठीक इसी तरीके से हमारे पास में भी यही व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? आपने बोला, आपने बोला सर मैं ना हाँ जाना चाहता हूं कि आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहता हूं, तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए उन्होंने आपके रजिस्टर मोबाइल के ऊपर क्या भेजा जी, एक लिंक भेजा, आपने लिंक खोला, उसके अंदर आपका एक मैसेज आया हुआ होगा जिसमें कि ओटीपी होगा। तो वो ओटीपी जो आप उसके अंदर जैसे ही डालेंगे, जैसे ही आप उसके अंदर ओटीपी डालेंगे तो ये ओके कर देगा, हाँ ठीक है सर आपका आधार ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन वे में हो गया है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब किस किस पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है? ठीक है, किस किस पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है? कहते हैं पर्सन जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है जी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, पीएसयू जो कंपनीज वगैरह जैसे होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी पीएसयू होती है ना, ठीक है, कंपनी की, और क्या नाम है हमारे पास में स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने कि अप्लाई किया होता है यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफाई नंबर, ठीक है, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक, अच्छा, हाँ ये क्या नाम है, मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ। इफ पीओ सेटिस्फाई विद द फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब कि फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं ना,
जब हम जाते हैं उसके पास में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो उसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है, 15 दिनों का टाइम पीरियड दिया जाता है। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था। ठीक, एक्स्ट्रा टाइम पीरियड जो दिया जाता है। अच्छा, और सुनो जी, अगर हमें, अब ये तो चल रहा था जी हमारी बात किससे, आधार से रिलेटेड। अगर हमारे को अमेंडमेंट करवानी होती है रजिस्ट्रेशन के अंदर, अगर हमने अमेंडमेंट करवानी है तो क्या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है सर। इसको ना हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, एक होती है कोर फील्ड और एक होती है नॉन कोर फील्ड। ठीक है जी। कोर फील्ड का मतलब क्या है जी, इसके अंदर बेसिकली आप ये समझो कि कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड का मतलब क्या होता है। आपके पास में ना आपके प्रोफाइल भी दो तरीके के होते हैं। आपके प्रोफाइल दो तरीके के होते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन की, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अगर आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो आपके पास में दो तरीके के चेंजेस होते हैं। एक तो ऐसे अमेंडमेंट्स हो सकते हैं जिसको कि आप खुद ही कर सकते हैं अपने एंड से, और उसके अंदर कोई वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और एक होते हैं जी बड़े चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको उसका एक डुप्लीकेट नया एक रजिस्ट्रेशन या फिर नया एक डॉक्यूमेंट जो है वो इशू किया जाता है, जिस भी तरीके का होता है। तो ऐसे ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन के अंदर है ना दो फील्ड है। नॉन कोर फील्ड के अंदर क्या होता है भाई, एक सोचने वाली बात है कि आपने ना अपना ना ईमेल आईडी बदल दिया या फिर मोबाइल नंबर बदल दिया, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में आएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे नॉन मेजर चेंजेस होते हैं। तो इसके लिए इसके एग्जाम्पल क्या है, नॉन कोर फील्ड के, जैसे ईमेल आईडी बदल गया, मोबाइल नंबर बदल गया। इसके लिए हमारे को ना किसी की भी कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होती, पीओ की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होती। बड़े बड़े काम नहीं है ये, छोटे छोटे काम। ठीक है जी। तो हमारे को किसी भी तरीके से कोई भी काम नहीं करना पड़ता, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होती। सिर्फ अमेंडमेंट कैसे हो जाती है, हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, वहां पे उसके अंदर एडिट का कुछ छोटी मोटी वेरिफिकेशन करके कि हाँ यही हम यही पर्सन है, और एडिट का बटन दबाते हैं, और एडिट का बटन दबा करके हम उसके अंदर चेंजेस कर देते हैं। वो कहता है वुड यू लाइक टू सेव इट, और हम सेव का बटन दबा देते हैं और काम खत्म हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल किसी भी जगह पे होता है। लेकिन कई कई बार ना कोर फील्ड होते हैं, जैसे कि एक मिनट के लिए लीगल नेम ही बदल गया। लीगल नेम कैसे बदल गया, पहले था मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन। अब मेरी कंपनी अब जो है ये एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं रही, इसका नाम हो गया दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन। जो पहले था दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन एंड कंपनी, एसोसिएशन हो गया मेरा किसी के साथ में मान लो, और हमने मिलकर के कंपनी बना ली, तो लीगल नेम चेंज हो गया। या फिर मान लो कोई एडिशन हुआ या डिलीशन हुआ इन द नेम ऑफ डायरेक्टर या पार्टनर्स एक्सेट्रा, मेजर चेंजेस है ये। चेंज हो गया जी, हमने ना प्रिंसिपल ऑफिस को बदल दिया या फिर कुछ एडिशनल ऑफिसेस खोल लिए। ठीक है, प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। हमने पुराने वाले तो ऐसे के ऐसे ही रखे रहने दिए, और ज्यादा खरीद कोई क्या नाम है दूसरे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में खोल लिए। तो इन सब की इंफॉर्मेशन, ये जो मेजर चेंजेस आप देख रहे हैं ना, इन सब मेजर चेंजेस की जो हमारे को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है 15 दिनों के अंदर अंदर। नीड टू इन्फॉर्म पीओ एंड सीक अप्रूवल विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ द इवेंट रिक्वायरिंग अमेंडमेंट। यानी कि जब हमारे को जरूरत होगी, क्योंकि देखो अब सोचने वाली बात है कि अगर मैं पुराने जीएसटी से काम करना चाहूंगा तो वो तो नहीं चल पाएगा ना, वो तो नहीं चल पाएगा। तो मेरे को जो है नए इनपुट, अब कोई भी नई चीजें खरीदनी होंगी तो वो किसके, नई कंपनी के नाम पे या फिर नए लीगल नेम पे आएगा। तो ये चीजें जो हैं जिसका कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को लेना होगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लेना है तो मेरे को फिर अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना होगा। तो ये कोर अमेंडमेंट्स है। अच्छा, अब ये किस तरीके से होगा, अब ना कोर की बात कर रहा हूं मैं, नॉन कोर की बात नहीं कर रहा। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। आपका इवेंट हुआ रिक्वायरिंग अमेंडमेंट,
यानी कि आपने क्या किया, डायरेक्टर को इंक्लूड कर लिया, एक नए डायरेक्टर को, या फिर पुराने डायरेक्टर को रिटायर कर दिया, या कोई नया पार्टनर जोड़ दिया, उस दिन आपका इवेंट हुआ। उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है जी, अप्लाई फॉर अमेंडमेंट। न्यू रजिस्ट्रेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली ये न्यू नहीं है, अमेंडेड वर्ड बोलना चाहिए मुझे, जिसके अंदर की चेंजेस आ चुके हैं। तो 15 दिनों के अंदर अंदर, 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो है GSTR 15 जो है 15 जो है वो भरना पड़ेगा विद इन 15 वर्किंग डेज। अब इसके 15 दिनों के बाद में क्या होगा, इसके 15 दिनों के बाद में इसकी वेरिफिकेशन होगी, जो डॉक्यूमेंट आपने चेंज किए हैं। मान लो आपने कहा है कि ना हमारे साथ में एक नए डायरेक्टर जुड़ गए हैं या नए पार्टनर जुड़ गए हैं, ठीक है, तो उनकी अप्रूवल भी तो लेनी पड़ेगी, यानी कि उनके द्वारा आपने जो एफिडेविट को दिया है उस एफिडेविट को वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा। तो वो वेरीफाई करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है इस वेरिफिकेशन के साथ में, तो जो है अमेंडेड रजिस्ट्रेशन वो 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि यहाँ पे आपका इवेंट था, 15 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरना है, और उसके बाद अगले 15 दिनों के अंदर अंदर अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो क्या कर देता है जी, आपके पास में अमेंडमेंट के लिए जो है सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, या फिर वो आपको क्या कर सकता है, शो कॉज नोटिस भी दे सकता है, अगर वो इस चीज को रिजेक्ट करना चाहता है तो। क्या, क्योंकि वो कहते हैं पीओ के पास में आपकी एप्लीकेशन गई कि सर ये है, और वहां पे सामने वाले पर्सन के साथ में आपकी जो थी वो उसका पीओ का तालमेल नहीं बन बैठा, या फिर पीओ को लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कहानी है या फिर कुछ गलती है, तो वो क्या है, आपका एप्लीकेशन को होल्ड पे डाल सकता है और शो कॉज नोटिस दे सकता है कि क्यों ना मैं आपकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दूं। तो उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही जो है हमें, यानी कि जिसने एप्लीकेशन दी थी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये वाले 7 दिन नहीं है, अमेंडमेंट के, अब ध्यान से सुनो, अमेंडमेंट देने के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर उसको शो कॉज नोटिस इशू करना है या फिर ओके की हरी सिग्नल दिखाना है। उसके बाद में अगले 7 दिनों के अंदर अंदर पर्सन को जो है, अगर शो कॉज नोटिस आया है तो क्या करेगा, उसकी वेरिफिकेशन देगा, क्लैरिफिकेशन देगा, ठीक है जी, कोई इंफॉर्मेशन अगर उसने मांगी है तो वो देगा। अगर वो ये समझता है, अगर वो ये समझता है, पीओ ये समझता है कि हाँ जी इसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जो मैंने इससे एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन मांगी थी, जिसकी वजह से मैंने इसको शो कॉज नोटिस इशू किया था, तो वो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या कर देगा जी, वो उसको जो है न्यू आरसी दे देगा, न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, एक प्रॉपर रीजन बता करके, रिटर्न में रीजन बता करके उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर देगा, यानी कि उसको रद्द कर देगा कि नहीं जी जो आपका पहले चलता आ रहा है वही चलेगा, ये चेंजेस इसमें नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखना जी, जैसे ही आपका इवेंट हुआ 15 दिनों के अंदर आपने उसकी जानकारी देनी है, अगले 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं या फिर अमेंडेड रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। अगर आपको शो कॉज नोटिस आया है तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और फिर अगले 7 दिनों के अंदर अंदर वो आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को। ठीक, तो ये सब चीजें यहाँ पे हमने देखी। अच्छा, ये लिखा हुआ है हमारे पास में कि अगर, हाँ यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मान लो अगर ये अगले 15 दिनों के अंदर अंदर जवाब देने से रह गया, मतलब इसने जवाब नहीं दिया, इसने ना ही शो कॉज नोटिस इशू किया और ना ही इसने अमेंडेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया, तो क्या मान लिया जाएगा कि कहानी ओके है, यानी कि हमारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अगले 7 दिनों के अंदर आपने जवाब देना। अब ये मत कह देना कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो मान लेना कि हमने जवाब दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। आपने अगले 7 दिनों के अंदर अंदर, शो कॉज नोटिस के 7 दिनों के अंदर अंदर जवाब देना है। अगर आप जवाब देंगे तो ओके है, आपने जवाब दे दिया और डिपार्टमेंट ने फिर से आपको जवाब नहीं दिया, यानी कि पहले शो कॉज नोटिस इशू किया था, आपने उसका रिप्लाई कर दिया, अब इनको अमेंडेड सर्टिफिकेट दे देना चाहिए था, ना ही तो इन्होंने अमेंडेड सर्टिफिकेट दिया और ना ही आपको अभी तक आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, तो क्या मान लिया जाएगा जी, तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी अमेंडेड आरसी जो है इशू हो गई है, वो सिर्फ आप तक पहुंची नहीं है, आप उसके बिहाफ पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी, यही चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ डिपार्टमेंट के साइड से है, आपकी साइड से नहीं है। क्या आप ये मत क्या देना कि
हमने अगर आपने क्या नाम है मांगा था शो कॉज नोटिस, हमने जवाब नहीं दिया तो मान लेना कि भाई हमने जवाब दे दिया, ऐसा नहीं होता, वो आपकी एप्लीकेशन को ही रद्द कर देंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, ये आगे लिखा हुआ है हमारे पास में कि हमारे को जो है नया लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन कामों के लिए, अगर जो है वो ये वाली चीजें होती हैं तो, कि जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि फॉर्म टू कंपनी, यानी कि हमने उसका, अच्छा ये मैंने जो ऊपर अभी बोला था आप लोगों को, लीगल नेम, लीगल नेम में मैंने मान लीजिए आप इस तरीके से था कि दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन था, तो अब मैं यहां पे क्या कर देता हूं जी, दिवाकर तंवर लर्निंग, डेस्टिनेशन को हटा दिया, तो ये चेंज आ गया इसके अंदर, तो उसके रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात हो रही थी। हाँ, अगर किसी मेजर चेंज के अंदर हमारी क्या नाम है जो है वो चेंज हो जाता है, एक तरीके से हमारा प्रारूप चेंज हो जाता है, या फिर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जैसे कि पर्सन के अलग अलग रूप होते हैं, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न से ये पार्टनरशिप बन जाती है या कंपनी बन जाती है इस तरीके से, तो उसके लिए हमारे को न्यू रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, क्योंकि जो पैन बेस्ड होता है हमारा रजिस्ट्रेशन, जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेस्ड होता है। पहले एक इंडिविजुअल का पैन था, है ना, पहले एक इंडिविजुअल का पैन कार्ड लगा हुआ था। अब अगर पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है हमारे को, तो पैन कार्ड लगेगा किसका, अलग अलग पार्टनर्स का, ठीक है ना। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाता है इसका, तो फिर हमारे को न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, फिर अमेंडमेंट से हमारा काम नहीं बनता, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं, मतलब नई नहीं खोल रहे, एडिशनल खोल रहे हैं, तो उसके लिए तो सोचने वाली बात है। अगर मान लो पहले मेरा मुंबई में था रजिस्टर्ड ऑफिस, अब ये नहीं है कि मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस था और दूसरा जयपुर में अगर मैंने खोल लिया है, तो ये वाले इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, इसके अंदर कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, एडिशन किया है हमने। तो यहाँ पे एक नए स्टेट पे, हर स्टेट में हमारे को अलग अलग लेना पड़ता है। महाराष्ट्र में मेरे पास में पहले था, मेरे को राजस्थान में लेना पड़ जाएगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, और इसी का ये एग्जांपल जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन तो हमारे को फ्रेश लेना पड़ जाएगा अगर ये हमारे पास में चेंजेस हैं। वैसे नई ब्रांच का खुलना हमारे पास में वैसे ही हमें मालूम है कि हमारे को लेना पड़ता है। अच्छा, अब कैंसिलेशन की बात करेंगे, कैंसिलेशन की बात करेंगे, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ऊपर पहले लिख देते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर सबसे पहला क्या है, वॉलंटरली कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। सर वॉलंटरली अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा थी उसकी कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, उसने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया हो, बिजनेस जो है डिसकंटिन्यू के बाद में लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है किसी और पर्सन को, डेथ ऑफ प्रोपराइटर की वजह से, पुराने वाले प्रोपराइटर की डेथ हो गई, नए वाले के पास में चला गया, या बिजनेस अमेलगमेशन में चला गया, डीमर्जर के केस हो गए उसके साथ में, यानी कि अलग अलग हो गए या किसी के साथ में इंक्लूड हो गया, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो गया, तो कैंसिलेशन की भी हम बात कह सकते हैं कि हमें क्या नाम है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया कि भाई पहले एक इंडिविजुअल था और फिर एक पार्टनरशिप फॉर्म बन गई, तो इंडिविजुअल से पार्टनरशिप फॉर्म में जा रहे हैं हम, तो पार्टनरशिप फॉर्म का नया ले लेंगे और इंडिविजुअल वाले को कैंसिल करवा देंगे, ये भी हो सकता है। अच्छा,
टैक्सेबल पर्सन हु इज नो लॉन्गर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 और 24, यानी कि वो एग्जाम सप्लाई के अंदर आ गया, अब उसको जरूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो उसके पास में ना तो वो जो है अब आज की डेट में किसी को टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है और ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो वो क्या करेगा, अपने पास रजिस्ट्रेशन रख करके वो क्या कर देगा, अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो सरेंडर भी कर सकता है, कैंसिलेशन की जो है वो एप्लीकेशन दे करके। अब इसका प्रोसीजर, सर हाँ ये जी हाँ जी, 4th वाला बता दो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस वाला, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इसमें। ऑफ, देखो ना, पहले एक इंडिविजुअल चला रहा था बिजनेस को, अच्छा। अब पार्टनरशिप फर्म बन गई। अब पार्टनरशिप फर्म के नाम पे तो नया ही आएगा वैसे हाँ तो हम सर क्या ठीक। कर रहे हैं, पुराने वाले को कैंसिल करवा रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन दे रहे हैं जी कैंसिलेशन। तो पुराने वाले को बंद करवाने के लिए कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दी जा सकती है। ठीक है सर। अच्छा, और सुनो, प्रोसीजर क्या है कैंसिलेशन का, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आपका कोई इवेंट हुआ जब आपको लगने लगा कि सर आज के बाद तो मतलब बिजनेस का कैंसिलेशन हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन हो जाना चाहिए। मान लो बिजनेस आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, ये बिजनेस ही बंद कर दिया आपने, ठीक है जी। तो बिजनेस आपने बंद कर दिया, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आप क्या करोगे, अपनी इंफॉर्मेशन दे दोगे कैंसिलेशन की, यानी कि अप्लाई कर दोगे आप कैंसिलेशन के लिए, ठीक है। और 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, यानी कि जब इवेंट हुआ उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन दे दो और उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपका कैंसिलेशन हो जाएगा उसकी एप्लीकेशन देने के बाद। यहां पे मैं आपको को बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप कैंसिलेशन की एप्लीकेशन देते हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ऐसे थोड़ी है कि हाँ ठीक है हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, हम अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, ऐसा कहा हमने और हो गया, ऐसा नहीं होता। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, टेक्निकल वे में। एक बात बताओ, आपने ना कैपिटल गुड्स खरीदी हुई थी और आपने कुछ गुड्स खरीदी हुई थी, ये परचेजेस की कैटेगरी में था, ये परचेजेस की कैटेगरी में था। अच्छा, और आपने इसके ऊपर टैक्स पे किया होगा, टैक्स यानी कि जीएसटी आपने पे किया होगा। मान लो इन दोनों का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया हुआ है, इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया हुआ है, कैपिटल गुड्स का भी और गुड्स का भी, और ये है 50,000। अब 50,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद में आप कहते हो ठीक है अब इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो रूल्स कहते हैं, बात सुनो, जब आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो आप खरीद करके बेचने वाले नहीं रहे हो, क्योंकि अब आप बेच तो रहे ही नहीं हो, अब आप फाइनल कस्टमर बन गए हो और फाइनल कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। मानते हो इस चीज को? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले बैठे हो ना, उन चीजों का जो कि स्टॉक आपके पास में अभी तक पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, या फिर कैपिटल गुड्स का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हो, इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर अंदर। बात समझ में आई? कि ये नहीं है कि आपने बोल दिया जी कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो और हमने बस कर दिया बात खत्म, ऐसे नहीं है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इसके फाइनल कस्टमर बन गए हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल ऑफ इनपुट and capital goods held in stock on the date from which cancellation registration is sought, liable thereon, details of payment against such liability। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी आईटीसी है उसको रिवर्सल करना पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब यही है। अच्छा, क्योंकि वो आपसे इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं, इसीलिए तो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, कि आपकी कैपिटल गुड्स कितनी है, आपकी गुड्स कितनी है, रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, क्योंकि इसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं। अच्छा, आगे सुनो। अब एक होता है जी स्यू मोटो कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। अब आपने वॉलंटरीली नहीं किया था, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ने देखा कि कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है बिजनेस के अंदर कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल कर देना चाहिए। तो वो अपने आप चाहे, यानी कि डिपार्टमेंट चाहे तो भी आपका क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है।
ठीक है जी, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अच्छा जी, तो इसको हम कहते हैं जी स्यू मोटो। तो यहां पे देखो कि ऑल केसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी इच्छा से कर दिया जब आपने एप्लीकेशन दी थी, ठीक है। नंबर 2, उसने क्या पाया, उसने ये पाया कि the registered person does not conduct any business from the declared place of business। जो आपने प्लेस ऑफ बिजनेस बता रखा है उसके अंदर से कोई एक्टिविटी आप ऐसी बिजनेस की कर नहीं रहे हो, ठीक है सर, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो लेकिन आप कोई इनवॉइसेस इशू नहीं कर रहे हो जो कि प्रोविजंस के खिलाफ है, आपने सेल तो किया लेकिन टैक्स इनवॉइसेस नहीं दे रहे हो, आप रूल्स की वायलेशन कर रहे हो, ठीक है जी, या फिर जो इनवॉइसेस आप इशू कर रहे हो वो प्रॉपर इनवॉइसेस नहीं है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपने वायलेशन कर लिया ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 171 रिलेटेड टू एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजरमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझाता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो ये XYZ कंपनी है, इसने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा, गुड्स बेची, ठीक है जी, कस्टमर को गुड्स या फिर सर्विसेज, और इसकी जो कंसीडरेशन थी, इसकी कंसीडरेशन थी वो थी करीब 100 रुपए। इसने जीएसटी आपसे चार्ज किया 18 रुपए, टोटल बिल कितने का था, 118 का था टोटल इनवॉइस। अब मान लो ये कोई ऐसी चीज है जिसमें कि सरकार को ये लगता है कि यार ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने ना क्या किया, सरकार ने अपना रेट घटा करके टैक्स का मतलब टैक्स इसके ऊपर कम कर दिया। मान लो इसके ऊपर जीएसटी उन्होंने ले लिया आपसे 18 रुपए की जगह केवल 4 रुपए, ठीक है। तो अब कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से होना ये चाहिए था कि 100 रुपए यहां होता, 4 रुपए का जीएसटी आता और टोटल हमारे पास में कितना हो जाता, 104 रुपए। लेकिन कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशन ने पता है क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया कि उन्होंने इसका फाइनल रेट एज इट इज ही बना रहने दिया, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 118। और उसने क्या किया, अपने ना दाम बढ़ा दिए, उसने अपने दाम बढ़ा दिए, यानी कि उसने 100 से इसको क्या कर दिया, 114 का बना दिया। तो नेट इफेक्ट कितने का आ रहा है जी, 118 का ही आ रहा है। तो आपने क्या कर दिया, हमने तो ये बोला कि हमने तो इसको कम करने के लिए, इसके अल्टीमेट अमाउंट को कम करने के लिए, गवर्नमेंट क्या कहती है, हमने तो इसके अल्टीमेट अमाउंट को कम करने के लिए अपने टैक्सेस रिड्यूस किए, और आपने जो आपकी कीमत चल रही थी उस कीमत को बढ़ा दिया। तो ये रूल्स का वायलेशन है, खासतौर से तब जबकि टैक्सेस में कमी की जाती है किसी विशेष पॉइंट के ऊपर, किसी विशेष टाइप की गुड्स या सर्विसेज के ऊपर, और आपने उसकी कंसीडरेशन बढ़ा के वापस उसको महंगा कर दिया। तो हमारा अल्टीमेट गोल तो खराब हो ही गया ना, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, ये बताया गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वायलेशन ऑफ प्रोविजन अंडर रूल 10A, किसी भी तरीके से कोई भी आपने किसी भी रूल्स का अगर वायलेशन अगर आप कर देते हैं तो वहां पे हम क्या नाम है आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते हैं। 10A के अंदर भी कुछ आता है। अच्छा, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता, ठीक है। अगर आपने आईटीसी के रूल्स का वायलेशन कर दिया है, ठीक है, या फिर आपने अपनी जो रिटर्न फाइल करनी थी वो रिटर्न आपकी मिसमैच हो रही है, बेसिकली क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 39 होता है, अब मैं चाह तो रहा था कि ज्यादा बड़ा ना करूं मैं इसको। सेक्शन 39 और सेक्शन 31 की आपकी जो रिटर्न्स हैं, ये फाइनल रिटर्न है इसके अंदर, ठीक है जी। इसमें आपने कुछ और सप्लाई दिखाई हुई है और इसके अंदर कुछ और सप्लाई दिखाई हुई है, मिसमैच कर रहा है, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए था। यानी कि आपकी मंथली और आपकी एनुअली के अंदर अगर रिटर्न्स के अंदर अगर किसी तरीके का कोई मिसमैच होता है
तो ये एक कारण बन सकता है आपके रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है वॉयलेशन ऑफ रूल 86B। अब ये 86B के अंदर क्या होता है, कहता है कि जी अगर एक पर्सन टर्नओवर्स को आप एक्सीड कर जाते हो तो आपको उसका 10% जो है टर्नओवर का जो टैक्स होता है वो ई कैश में देना पड़ता है। ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। 10% ई कैश में देना पड़ता है, तो वो होता है जी 86B के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। मतलब जो भी आपके टैक्स की लाइबिलिटी है उसका 10% आपको ई कैश में देना पड़ता है। ये ई कैश क्या होता है ये आने वाले टाइम में हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, और सुनो कि अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी रिटर्न ना फाइल कर रहा हो 6 महीने से, ठीक है जी, तो भी हम उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। अब सर सुनो, रिटर्न हाँ हमारी मंथली जाती है, जैसे उसमें लिखा था 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स हाँ, फाइल रिटर्न। ये हम और अच्छे से पढ़ लेंगे रिटर्न्स और प्रोसीजर्स के अंदर। 13 रिटर्न्स फाइल होती हैं, 13, तो कितने कितने महीने में जाएगी आपको पता लग सकता है। अच्छा छोड़ो उस चीज को, ओके इधर सर। समझो। हाँ जी बच्चों, सुनो आगे। अब कभी कभी क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये पर्सन चाहता क्या है, इसने अप्लाई कर दिया फॉर कैंसिलेशन, 30 दिन लगने वाले हैं यहां से। हाँ सर, ये 30 डेज का टाइम पीरियड है। अब 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर ना ये चाहता है कि सर मैं ना किसी भी तरीके की कोई भी टैक्स इंप्लीकेशन मेरे पास में ना आए, मेरे ऊपर टैक्स इंप्लीकेशन कोई ना आए। यानी कि अगर मैं कुछ परचेज कर रहा हूं या फिर अगर मैं कोई सेल कर रहा हूं, वैसे तो ये सेल या परचेज क्यों करेगा कैंसिलेशन की एप्लीकेशन देने के बाद में, बिजनेस के नाम पे नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जिसकी की उसके ऊपर टैक्स इंप्लीकेशन आ रही है, जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट या कोई भी काम हो सकता है, यानी कि वो इन 30 दिनों के अंदर है ना किसी भी रूल रेगुलेशन को या प्रोविजन को पूरा करने से बचना चाहता है। वो चाहता है सिरदर्दी खत्म हो जाए, क्योंकि वैसे ही मैंने कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी है, तो अगले 30 दिनों के अंदर अंदर ऐसा कोई काम ना हो जिसमें कि वो मुझे कहेंगे ये काम आपको कंप्लाई करना जरूरी था, ये काम करना जरूरी था, ये काम करना जरूरी था। तो ना वो साथ में क्या करता है, कहता है सर आप है ना इन 30 दिनों के अंदर अंदर मेरे ऊपर कोई भी इम्प्लीकेशन टैक्स इम्प्लीकेशन ना आए, उसके लिए ना आप मेरे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल तो 30 दिनों के अंदर अंदर करोगे, प्रोसीजर में सस्पेंड कर दो अभी। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सस्पेंड भी साथ के साथ किया जा रहा है, यानी कि इसके आगे मेरे सिर पे कोई दबाव नहीं रहना चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट से आप इसको सस्पेंड कर दीजिए, ठीक है जी। तो यानी कि ये डंप हो जाए एक तरीके से। जैसे हमारा एटीएम खो जाता है ना, तो हम एटीएम कार्ड अगर हमारा खो जाता है तो हम नया एटीएम कार्ड बनवाएंगे, ये तो तय है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम अपने अकाउंट को फ्रीज करवा देते हैं सो दैट उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन ही ना हो। अच्छा, सस्पेंशन कर लिया, सस्पेंशन के लिए उसने साथ ही साथ अप्लाई कर दिया सस्पेंशन के लिए। तो रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन, जिसने की अप्लाई किया हुआ कैंसिलेशन के लिए, वो सस्पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। उसका सस्पेंशन भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन का। कब हो सकता है जी, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन इज सॉर्ट, यानी कि जब की कैंसिलेशन की प्रोसेस पूरी हो गई है। विच एवर इज लेटर लिखा हुआ है, लेटर जो बाद में हो। यानी कि मान लो, सोचने वाली बात है, आपने 10 तारीख को 10th ऑफ सितंबर को कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दी है, ठीक है जी। और आपका जो कैंसिलेशन था वो पूरा हुआ था 2 दिनों के अंदर अंदर,
यानी कि ये पूरा का पूरा हो गया था, ठीक है, डन। तो कौन सी डेट पे आपका सस्पेंशन माना जाएगा? 12 को माना जाएगा, ओके। लेकिन इसके रिवर्सल में, मतलब ये डेट्स हमारे पास में 2 दी हुई है, इनमें से जो भी लेटर ऑन होगी ना, बाद वाली डेट, क्यों? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि वो आपको फंसा करके रखे अपने पास में। अगर आपने कोई इम्प्लीकेशन पूरी नहीं की है, टैक्स इम्प्लीकेशन, तो वो आपसे पूरी करवाई जाए। अच्छा, ये तो क्या हो गया जी, जिसने की अप्लाई किया है कैंसिलेशन के लिए। एक स्यू मोटो भी तो होता है ना, जो हमने अभी पढ़ा था, पीओ कर रहा था। तो अगर पीओ ने कैंसिलेशन के बारे में सोचा है, तो वो क्या कर सकता है? वो आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड भी कर सकता है। मतलब आपकी कैंसिलेशन की प्रोसेस चल रही है, साथ ही सस्पेंशन की प्रोसेस उन्होंने और चला दी है अपने साथ। तो वो कब होता है? जब उसको बहुत गहरी गलतियां दिखाई देती, बहुत गहरी गलतियां दिखाई देती हैं। कि क्या गहरी गलतियां दिखाई देती हैं? कि अगर रिटर्न्स जो है, जो कि फर्निश्ड की गई है अंडर सेक्शन 139 में, और उसके अंदर कोई चीज जो है वो पूरी तरीके से नहीं की गई। क्या पूरा नहीं किया गया? कि आपने जो अपनी आउटवर्ड सप्लाइड्स थी वो प्रॉपर नहीं दिखाई, सारी की सारी नहीं दिखाई, कुछ छोड़ दी बीच में या कुछ रह गई आपसे। तो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न के अंदर आपको बताना पड़ता है ना कि आपने क्या सप्लाई की थी। ये आपने अपने जीएसटीआर नंबर 1 के ऊपर दिखानी थी, वो आपने नहीं दिखाई, ठीक है जी। अच्छा, फर्दर आपका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपका जो 37 और 39 की रिटर्न अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी कि आपकी मंथली कुछ और बोल रही थी, एनुअली कुछ और बोल रही है। तो ऐसी चीजों के लिए आपको क्या होता है, कैंसिलेशन की प्रोसेस तो चल ही रही है, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट से आपको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन को। तो कोई ऐसी, इसके अलावा भी कोई और चीजें हो सकती हैं जो कि हमने सोचा हो कि काउंसिल ने रेकमेंड किया हो कि यार इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देना चाहिए ये, या फिर सस्पेंड कर देना चाहिए। तो अगर कोई बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, तो वो क्या कर सकते हैं जी, आपके रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के साथ ही क्या कर देंगे, आपका सस्पेंशन भी लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि उन्होंने ऐसा काम किया है, 30 दिनों का टाइम आपके पास में है। वो आपके पास में क्या कर सकते हैं सर, आपको ना एक सस्पेंशन का नोटिस इशू कर सकते हैं कि वैसे तो 30 दिन लग रहे हैं, लेकिन हम अभी आपसे इसको सस्पेंड करना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन दिस इंफॉर्मेशन, in this intimation of suspension and notice for cancellation of registration the said differences of। देखो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ना आपको एक ना बीइंग हर्ड का मौका दिया जाएगा, कितने दिन के अंदर जी, 30 दिनों के अंदर अंदर, कि हम आपकी कैंसिलेशन करने जा रहे हैं, सस्पेंशन इमीडिएट इफेक्ट से हो रही है, तो 30 दिन आपको क्या नाम है जो दिए जाएंगे। अगर आपको 30 दिन के अंदर आप उस चीज को उनको सेटिस्फाई कर देते हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपने सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं सर आप ऐसा मत कीजिए, तो वो इसके बारे में जो है सोच सकते हैं। अदरवाइज वो क्या कर देंगे, इसको सस्पेंड कर देंगे इमीडिएट इफेक्ट से। ओके, डन। तो ये सारी की सारी प्रोसेस के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं जो आपके पास में सस्पेंशन की बात लिखी हुई है। अच्छा, अगला है हमारे पास में रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। सर हाँ जी, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के अंदर हमारे पास में क्या आता है? अरे सर कहाँ गए? चलो ये रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन को नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है।